चुपके चुपके। ये एक फिल्म थी जिसमें प्यार चुपके चुपके होता है, हंसी में उसका इजहार भी होता है, लेकिन राजनीति के सिल्वर स्क्रीन पर चुपके चुपके की मददगारी बड़ी तैयारी के साथ होती है। वो कुछ कुछ बीजेपी और शरद पवार की पार्टी के बीच अब दिख रहा है। आज पवार साहब की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो साफ साफ तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में डीलिमिटेशन बिल को लेकर सरकार के प्रति नरम जरूर दिखाई दे रही है। सुनिए। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांगे, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। सुप्रिया सुले हालांकि बार बार ये भी कहती रही कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि जो भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा उस पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक विचार विमर्श करेगा। सुप्रिया ये संदेश देना चाहती हैं कि वो हैं विपक्ष की तरफ, लेकिन राजनीति में कई बार आदमी जिधर का दिखाई देता है कोई जरूरत नहीं उधर का हो ही। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, आपको सुनना चाहिए। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये बात कई कारणों से उठ रही है। हालांकि सुप्रिया सुले की बीजेपी या एनडीए के नेताओं के साथ कोई सीक्रेट बैकडोर मीटिंग हुई हो इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ टाइमलाइन को देखें तो आप उठ रही सियासी हलचलों को समझ सकते हैं। सुप्रिया सुले ने माना कि गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने परिसीमन विधेयक के मसौदे पर बात करने के लिए पवार गुट की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया था। उस बैठक में सरकार ने राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने के फॉर्मूला वाले प्रस्ताव को रखा। वहीं लखनऊ में संसदीय समिति की एक बैठक के दौरान सुप्रिया सुले की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। सुप्रिया ने इस पर सफाई दी कि वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, इसीलिए उसमें बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले ही पवार की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात हुई थी, जिस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐतराज जताया था। उधर पवार साहब की पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल की कल रात बीजेपी के कोटे के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हुई है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ही अब मान रही है कि पाटिल और फडणवीस की मुलाकात में भी कुछ पकने की गंध नहीं आ रही है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहां के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं है। दरअसल ये सारा खेल संसद में 2/3 बहुमत का है। 543 सीटों वाली लोकसभा में भी 540 अभी सांसद हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा वो 360 पर बैठता है। इस समय एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240 है, आप जानते हैं, और 53 उसके सहयोगियों के हैं। टीएमसी के जो बागी गुट है उसके 20 और उद्धव ठाकरे के बागी गुट के 6 सांसदों के समर्थन से एनडीए की ताकत बढ़कर 319 तक पहुंच जाती है। हालांकि 2/3 बहुमत के लिए 360 के आंकड़े तक पहुंचना है, जिसके लिए अभी भी 41 सांसद और चाहिए होंगे। इसके लिए अब समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी शरद पवार गुट पर मोदी सरकार की नजरें हैं। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 37 सांसद हैं, डीएमके के 22 हैं और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद हैं। इसको जोड़ ले तो यह आंकड़ा 67 सांसदों का पहुंचता है और 2/3 बहुमत बड़े आराम से हो जाएगा अगर ये 67 सांसद सरकार के इस डीलिमिटेशन बिल के साथ खड़े हो जाए। लेकिन एक और मजेदार किस्सा है, एक आंकड़ा देख सकते हैं। ये 67 सांसद वोटिंग के समय गैर हाजिर भी अगर हो जाते हैं तो भी 2/3 का बहुमत सरकार को मिल जाएगा, क्योंकि जब ये बाहर हो जाएंगे, एब्सटेन हो जाएंगे, तो कुल हाउस की स्ट्रेंथ घटकर बहुमत के लिए 473 पर तय होगी। इतने में 2/3 बहुमत के लिए 316 सांसदों की जरूरत होगी, जो आज की तारीख में सरकार के पास 319 हैं, जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि जब महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पहले ही 106वां संविधान संशोधन बिल पास हो चुका है, तो अब इसके लिए किसी नए बिल की जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि मकसद क्या है। चिदम्बरम साहब का आरोप है कि मकसद है अपने मन माफिक परिसीमन बिल लाना और इसके लिए बीजेपी शरद पवार और स्टालिन की पार्टी पर अब डोरे डाल रही है। वैसे बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे का कहना है कि इंडिया ब्लॉक उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, समर्थन देंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है
उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। तो मॉनसून सत्र में सरकार के पास क्या आंकड़ा होगा, क्या डिलिमिटेशन बिल पास होगा, इस पर नजरें टाइम्स नाउ नवभारत की बनी रहेंगी। बात करते हैं अगली खबर की, और अब बात पंजाब की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में कुर्सी के लिए घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है। पंजाब की कमान किसके हाथों में होगी इन चुनावों में, ये तो राहुल गांधी को तय करना है। लेकिन उससे पहले ही पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि नेतृत्व परिवर्तन कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आज ये साफ हो गया कि हाईकमान बैकफुट पर नहीं जाएगा। आज कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल जब दिल्ली पहुंचे, वो पिछले एक हफ्ते से पंजाब में डेरा जमाए हुए थे। दोनों गुटों से उन्होंने बातचीत की और आज अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी है, केसी वेणुगोपाल को। सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं। लेकिन आज पार्टी हाईकमान की तरफ से ये उनको साफ कर दिया गया कि नेतृत्व परिवर्तन कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। यानी राजा वड़िंग जो हैं वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। सवाल है अब चरणजीत सिंह चन्नी क्या करेंगे। 2 हफ्तों के ऐठन के बाद अब चन्नी के सामने क्या क्या विकल्प हैं, ये भी जान लीजिए। क्या चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी का रुख अपनाएंगे? क्या चन्नी अपने विधायकों के साथ बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन करना चाहेंगे या उसमें शामिल होना चाहेंगे? चन्नी के बीजेपी में जाने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि 2 हफ्ते पहले, याद करिए, चन्नी के करीबी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। उस वक्त बीजेपी के महासचिव और सांसद तरुण चुग भी वहां मौजूद थे। अब अगर चन्नी ने बगावत का बिगुल फूका तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पंजाब में खड़ी हो सकती हैं। चन्नी को आम आदमी और दलितों के बीच पहुंच वाला नेता बताया जाता है। पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है, जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2021 में कांग्रेस ने दलित बहुल वोटर्स को साधने के लिए उनकी नियुक्ति की थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं चन्नी के समर्थन में पंजाब कांग्रेस में लगभग 12 सिटिंग विधायक और पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हैं। 11 जुलाई को चंडीगढ़ में एक बैठक हुई थी जहां चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में 70-80 कांग्रेस के नेता जुटे थे। गुटबाजी के बीच पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी आज शुरू हुआ। चन्नी समर्थक नेता सोशल मीडिया पर चन्नी के समर्थन में एक पोस्टर शेयर कर रहे हैं। चन्नी और राजा वड़िंग में अगर राहुल गांधी राजा वड़िंग पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत मजबूत वजह है। पहली वजह तो यही कि राजा वड़िंग को राहुल गांधी का करीबी बताया जाता है। राहुल गांधी ने 2014 में उन्हें इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया था। 2022 में विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद सिद्धू की जगह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। राजा वड़िंग के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनावों में 13 में से 7 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी के कहने पर राजा वड़िंग खुद चैलेंजिंग सीट लुधियाना से उतरे थे। उन्होंने यहां से 3 बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि राजा वड़िंग क्यों पसंद आ रहे हैं इस वक्त कांग्रेस आलाकमान को। उधर बीजेपी ने भी पंजाब चुनावों को लेकर फोकस बढ़ाया है। पीएम मोदी कल 17 जुलाई को पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का फोकस चुनावों को लेकर है, इसीलिए पीएम मोदी जालंधर जा रहे हैं। दोआबा का ये वो इलाका है जहां दलित वोटों का दबदबा है और इस इलाके को चरणजीत सिंह चन्नी का गढ़ बताया जाता है।